नमस्कार, के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जय। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, दरअसल वो मेहमान एक नायक के तौर पर आदिवासी जनजाति के बीच उभर कर आए। अगर इनकी राजनीतिक दौर की बात करी जाए, करियर की बात करी जाए, तो एक अच्छा खासा अनुभव इनका रहा है और एक लंबी लड़ाई के बाद और अपनी काबिलियत के दम पर आज आम आदमी पार्टी के वो गुजरात राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमारे साथ मौजूद है चैतर बसावा जी। जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके ही ऊपर आज बात करते हैं। आप आपकी कामयाबी का राज क्या है? क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने बहुत अच्छी खासी जो कहते हैं कि तरक्की प्राप्त की है। तो इसमें क्या कहेंगे आपकी राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत वो कैसे आपने की? शुरुआत में मैं गवर्नमेंट ऑफ़िसर था, एग्रीकल्चर ऑफ़िसर यहाँ के बाजू के तहसील में, उमरपाड़ा में। तो मैं यहाँ के लोगों को जो काम है, योजनाकीय स्कीम है, उसके बारे में समझा रहा था और जो ट्राइबल का बजट बनता है, वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा था। कहीं न कहीं यहाँ के जो अधिकारी है, एनजीओ है, वहाँ तक बजट आता था, जो वहाँ से रुपया निकलता था, यहाँ आते-आते सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 पैसा लोगों तक पहुँचता था। तो उसके समय में मैंने उस अधिकारी होते हुए भी उनके लिए एक ऑफ़िस खोला और लोगों को समझाने की कोशिश की। साथ में जो ट्राइबल का जो बंधारण में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है, उसका शेड्यूल 5 है, पैसा एक्ट है, तो उसके बारे में लोगों को समझाने का कोशिश किया। तो बाद में मैं कभी इलेक्शन लड़ा नहीं हूँ, पर बाद में लोगों के साथ इतना मिलना-जुलना रहा। जहाँ भी जो बड़े प्रोजेक्ट आते थे और आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित किया जाता था। तो वहाँ पे मैं जाता था, वो चाहे केवड़िया हो, डांग हो, भीलोड़ा हो, अरवली हो, राजस्थान के भी कई इलाकों में मैं गया हूँ, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गया हूँ, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में गया हूँ। तो लोगों के साथ ऐसे मिलते-जुलते रहते थे। हम उस टाइम जो यहाँ के आदिवासी नेता थे, छोटू भाई वसावा के साथ काम कर रहे थे। बाद में जब 2022 की जो विधान असेंबली का इलेक्शन आया, तो असेंबली इलेक्शन में हमको लोगों ने बोला कि चैतर भाई आपको लड़ना होगा। तो हमने उसके आगे जो रिज़ाइन देके गवर्नमेंट सर्वेंट से रिज़ाइन देके मैं फिर इस बार 2022 में इलेक्शन लड़ा और उस टाइम में बीटीपी के साथ में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी उसमें से लड़ने की मेरी माँग थी। फिर छोटू भाई वसावा, महेश भाई वसावा ने ना बोला, यहाँ महेश भाई वसावा लड़ने के लिए तैयार थे। बाद में मैंने अपक्ष लड़ने की घोषणा की। बाद में आम आदमी पार्टी के लोगों ने मेरे साथ संपर्क किया और उन्होंने बोला कि आप हमारे इतना बड़ा मंच है, उस पे लड़ो। तो फिर मैंने आम आदमी पार्टी से पर्चा भरा और यहाँ के लोगों ने 1 लाख से भी ज़्यादा वोट देके पूरी बहुमत से मुझे आज असेंबली में भेजा है। ये तो काबिल-ए-तारीफ़ होगी ना कि पहली पहली लड़ाई और उसमें भी इतनी अच्छी जीत। हाँ, पहली बार ही मैं इलेक्शन लड़ा हूँ और पहली बार ही लोगों ने जो सामने भाजपा थी, उसके पास पूरी मशीनरी थी, उसके पास पूरी प्रशासन थी, पूरे वो इतने पैसे डाले, इतनी ताकत लगाई, फिर भी हमारे जैसे एक सामान्य परिवार में से आने वाले लड़के को इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है, तो ये तो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है और लोगों ने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने भाजपा का नाम लिया, खैर भाजपा के मुद्दे पर भी हम आएँगे, लेकिन जो सवाल आ रहा है कि साल 2022 का चुनाव भी था और इस साल भी देश के कई राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, अरविंद केजरीवाल जी, उनको आम आदमी पार्टी एक तरीके से ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनको पीएम मटेरियल के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही है। बिल्कुल। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमने 2022 का इलेक्शन लड़ा। हम जब जुड़े तो पूरा ट्राइबल बेल्ट आम आदमी पार्टी की तरफ ढल गया और हमारे एरिया में आप देख सकते हो 2022 का जो इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है उस उन्होंने हमारे से ज़्यादा सिटी अर्बन में ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी, ज़्यादा फोकस किया था। फिर भी हमारे एरिया में से 25% वोट शेयर मिला है आम आदमी पार्टी को और जो ट्राइबल बेल्ट है, तो वो ट्राइबल बेल्ट में जो लोकसभा की जो बैठक है, तो अ, बारडोली हो, वलसाड हो, ये दाहोद हो, छोटा उदेपुर हो और ये यहाँ की भरूच हो, तो
इन बैठकों में हमने बहुत अच्छी तरह से टक्कर दिया है भाजपा को 2022 के विधानसभा में। हम सेकंड पर है अभी। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी गुजरात की 26 से 26 बैठक पे लड़ने वाली है और 26 में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो ज़िम्मेदारी है, तो ये ट्राइबल में लोग को एक विश्वास है कि चैतर भाई वसावा है। हमने आज तक जो भी मुद्दे उठाए हैं आदिवासी समाज को लेके, आज तक मुझे पार्टी ने कहीं भी रोका नहीं है क्योंकि आदिवासी समाज के साथ इतना सारा अत्याचार हो रहा है। आदिवासी समाज का प्रावधान होते हुए भी उनको मिल नहीं रहा। तो आम आदमी पार्टी भी मान रही है कि आदिवासियों को मिलना चाहिए। उसको सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो आदिवासी का भी विकास होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। उन्होंने अनुसूची 5 लागू करेंगे, पैसा एक्ट लागू करेंगे, ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी का चेयरमैन आदिवासी होगा। इतने बहुत सारे जो एजेंडा थे हमारे आदिवासी समाज के लिए और मैं एक आदिवासी परिवार में से जाता हूँ, फिर भी इतनी सारी यहाँ विधायक दल का नेता मुझे बनाया गया है, कार्यकारी प्रदेश प्रमुख मुझे बनाया गया है। और राजस्थान का सह प्रभारी भी बनाया गया। तो इतनी सारी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई कौन-सी जाति में से आता है, कौन-सा धर्म में से आता है, वो देखा नहीं जाता। पर काम कौन कर रहा है, उसको प्राधान्य दिया जाता है। तो आने वाले समय में पूरी ताकत से लोकसभा में भी लड़ने वाले हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे और आने वाले समय में उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। चैतर जी, आप एक क्षेत्रीय नेता से उभर कर आज के दौर में अगर देखा जाए तो आप एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे बढ़ रहे हैं। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आने वाले समय में एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पे सामने उभर कर आएंगे, जनता के बीच में आएंगे। इस लिहाजे से एक सवाल आता है कि जो सरकार के नीतियां हैं, सरकार के जो प्रोजेक्ट है, जो आम जनता के लिए केंद्र सरकार से लागू किया जाता है, कई सारी योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना भी है, आयुष्मान भारत का भी एक योजना है, और एक योजना है जो साल 2018 में सुजलाम सुफलाम योजना बोलकर एक कुछ आया था, जो 2018 में गुजरात में भी लागू हुआ, और उसको बल देने के लिए 2022 में एक योजना शुरू किया गया, अमृत जल सरोवर का। हुँ। ये जो योजना है, ये कितनी किफायती है, और उसको आप गुजरात के जमीन पर किस लिहाजे में, किस रूप में देख रहे हैं? सरकार श्री ने अ, यहाँ पे बहुत योजना लाई है, ट्राइबल बजट हो या दूसरा बजट हो, बहुत योजना यहाँ आई है। आपने बोला आगे कि सुजलाम-सुफलाम योजना यहाँ यहाँ भी चल रही है। हर साल तालाबों को खोदा जाता है, मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी कहाँ ले जाते हैं किसी को पता नहीं। हर साल वही तालाब को खोदा जाता है, वही मिट्टी तो ये सुजलाम-सुफलाम भाजपा पार्टी के जो नेता लोग हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो लोग हर साल सुजलाम-सुफलाम बनाते हैं। हमारे यहाँ भी अब इस साल भी 80-90 तालाब को खोदने वाला। जो है तालाब उसी को खोद डालो, इधर-इधर साफ-सफाई करो, पैसा उठा लो। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी तरह आज यहाँ पे नल से जल योजना आई है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं हर घर नल, हर घर जल। नल आ गए हैं, नल खड़े हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक उस नल में से पानी नहीं आया है। इसी तरह से यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे केवड़िया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया। तो केवड़िया में क्या हुआ? 2018 31 अक्टूबर को 2018 को प्रधानमंत्री जी ने वहाँ हमको सबको बुलाया, आदिवासी समाज को इकट्ठा किया, बोले आने वाले समय में आपकी जो आदि औषधि है, वन विभाग में आप निकाल रहे हो उसका व्यापार होगा, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। आप अपनी जो चीज़ खा रहे हो उसमें से वानगी बना के आइटम बना के लोगों को बेचोगे तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, मक्की बेचोगे। तो प्राकृतिक खेती में आपको बहुत रोज़गार मिलेगा। आपको स्टे होम की हम प्रोजेक्ट लाएँगे, आपके घर वो फॉरेन से आने वाले लोग आपके घर का, आपका कल्चर देखने के लिए रुकेगा, आपको बहुत पैसा मिलेगा। ऐसे हमको सपने दिखा रहे थे। तो हम भी खुश थे कि चलो प्रोजेक्ट तो आ रहा है, इसके इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का तो वाक़ई ही सबको रोज़गार मिलेगा। तो अभी क्या हुआ? जब 18 से अभी देखते हैं तो अभी 5 सालों में वहाँ का जो आदिवासी समाज है उसको खदेड़ दिया। भाई आप यहाँ से छुप जाओ, यहाँ तो बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, आपकी गरीबी देख के हम बदनाम होंगे दुनिया में। तो आदिवासी को हटा दिया, आप यहाँ मत दिखने का, आप उधर जंगल में चले जाओ, आप बाहर चले जाओ। मतलब कहीं न कहीं यहाँ भी एक अन्याय आपका कहने का मतलब कि हो रहा है आदिवासी जनजाति पर। हाँ, विस्थापन कर दिया और थोड़े बहुत लोगों को उन्होंने वहाँ
रोजम मजदूर के रूप में रखा है, वो साफ-सफाई के लिए रखा है, वो होटल-मोटल में पलंग डालने के लिए है, चद्दर डालने के ₹280 रोजगार देते हैं। कहने का मतलब ये है, वहाँ को जो केवड़िया हो या दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट है, यहाँ वहाँ के मूल मालिक आदिवासी है। यहाँ अनुसूची 5 लागू है। आदिवासी विस्तार में ग्राम सभा की परमिशन बिना तोत्तर डबल ए की जमीन कोई खरीद नहीं सकता। फिर भी तोत्तर डबल ए की जमीनों पर आज भाजप के पूर्व मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक के जितने भी नेता हैं, उन लोगों का बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट केवड़िया में आ गया है। और जो मूल मालिक था, जिसकी जमीन पर उस उन्होंने बनाया है, आज वहाँ मज़दूरी कर रहा है, ₹280 पर रोज़ मज़दूरी कर रहा है। और आज केवड़िया में एक छाछ का ग्लास आप लोगे, तो ₹200 का छाछ का ग्लास मिल रहा है। तो ये लोग यहाँ का जो लूट रहे हैं, हमारी ज़मीनों पर अधिकारियों से लेके पूरा बेच दिया उन्होंने। जो हमारा संविधान में प्रावधान था उसका उल्लंघन किया। फिर भी आज आज सरकार को इतना बोल-बोल के हमने इतना आंदोलन किया, लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी आज सरकार आँख के आगे कान कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। तो आपने इतने आपने अभी ज़मीनों का बात उठाया, तो एक बार फिर से मैं वापस इसी अमृत जल सरोवर वाले मुद्दे पर वापस आता हूँ। हर जिले में 75 जल सरोवर बनाने का प्रावधान आया है, जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें मैं हाँ। आपको बताऊँ। हुँ, और जो मिट्टी निकलेगी, वो मिट्टी सबसे पहले पंचायत के विकास में, वहाँ के किसानों के विकास के लिए यूज़ किया जाना था, जो बचेगा वो सरकारी काम में जाना था। हाँ, यानी टोटल जो उसका काम था वो सरकार से जुड़ा हुआ था, सरकार और जनता के फ़ायदे की बात थी। हाँ। भरूच जिले में कुल 547 ग्राम पंचायत है, मेरे ख्याल से अगर मेरा आंकड़ा सही हो तो। बिल्कुल। तो 547 ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये जो है जल सरोवर बनाने का काम हो रहा है। यानी 75 बनाना था, बन रहा है 547। लेकिन हम अभी रास्ते में जब आ रहे थे, हुँ। तो हमें बड़े-बड़े गड्ढे दिखे। जल सरोवर एक भी नहीं और मिट्टी भी कहीं दिखा नहीं। इसको अगर वाक़ई तौर पर देखा जाए तो क्या लग रहा है? एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का संकेत हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता होने के तौर पर आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं पिछले 8-10 साल से देख रहा हूँ। जो सुजलाम-सुफलाम का जल संचय का प्रोजेक्ट हो, जो तालाब का प्रोजेक्ट आता है, अमृत जल सरोवर। अमृत जल सरोवर, इतने सालों से देख रहा हूँ। ये लोग पूरा प्रोजेक्ट बना डालते हैं करोड़ों रुपए का और उसको 70 75 जैसे तालाब यहाँ भी हर साल बना रहे हैं। वही तालाब को खोदते हैं, वही तालाब को क्या है उसमें ऐसा स्कीम कर रहे हैं, ये लोग अभी अप्रैल, मई और जून में सिर्फ खोदेंगे। बिल नहीं देंगे। बिल जब देंगे, एक बारिश हो जाएगी, तालाब थोड़ा-सा पानी भर जाएगा, फिर बड़ा बिल निकाल के दे देंगे। फिर कोई भी देखने आता है तो नहीं ये तो हमने खोदा था लेकिन भर गया। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आगे जो खोदा जा रहा है, वो दरअसल गड्ढा है ना? गड्ढा है, उसको ही साफ करके उसकी मिट्टी आज दरअसल कोई किसान, कोई पंचायत को कोई दे नहीं रहा। जहाँ भी कोई रोड, रास्ता, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, वहाँ डाल के पैसा ले लेते हैं। आगे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा जो ट्राइबल म्यूज़ियम का जो मिट्टी निकला था, तो बहुत बड़ा कौभांड हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमने उजागर किया था। उस टाइम एफआईआर भी हुई है, आज भी आप देख सकते हो। 2020 में नहीं 2019 में हमने एफआईआर करवाया था कलेक्टर पर। उस टाइम के जो कलेक्टर थे, उसके पास एफआईआर करवाया था। अ, 7 करोड़ का मिट्टी उन्होंने बारों-बार बेच डाला था। तो ये अधिकारी, एनजीओ और जो भाजपा संगठन के जो कर्ता-हर्ता लोग हैं, वो बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ वो कर रहे हैं और जो योजनाएँ बन रही है, वो भाजपा उनके लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करवाने के लिए ही डाल रही है। यहाँ लोगों को विकास के लिए जो इतने पैसे नहीं डाल रही, इतने पैसे उनके लोगों को मजबूत करने के लिए डाल रही है। इसलिए ये पूरा भ्रष्टाचार का स्कीम चल रहा है अभी। 2022 के जब चुनाव प्रचार में आपके पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि पिछले 27 वर्षों से भाजपा ने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है, हम आएँगे तो भ्रष्टाचार रोकेंगे। आज यहाँ के विधानसभा में आपके 5 सीट हैं, यहाँ के आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो आम आदमी पार्टी अभी जो इस मुद्दे पर बात हो रही है, इस पर आम आदमी पार्टी क्या एक्शन लेगी अपने अपने तरीके से? हमारा कार्यकाल के अभी ये चौथा महीना चल रहा है। आप देख सकते हो अभी भी मैंने 1 अप्रैल को हमने 1 अप्रैल के आगे 4 दिन पहले मैंने पूरे सिस्टम को चैलेंज किया था कि आप ओपन डिबेट रखो। आपके सांसद को चैलेंज किया था, यहाँ भाजपा के जो सांसद है 6 टर्म मनसुख मनसुख भाई वसावा को 6 टर्म से यहाँ सांसद है उसको चैलेंज किया था।
उनको हमने हमने बोला था आप सब आओ, हम डिबेट करते हैं आपने कहाँ-कहाँ भ्रष्टाचार किया था। और उन्होंने चैलेंज भी स्वीकारा था और डिबेट होने वाला ही था। तो भाजपा ने ऊपर से बोला कि डिबेट आप मत करो। क्यों? क्योंकि ये जो कौभांड हुआ है वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में सीमित नहीं है, ट्राइबल के पूरे इलाके में बहुत बड़ा कौभांड है। मतलब भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हुआ है बहुत बड़ा। तो उस दिन में तो पूरा अ, वो लेके गया था पूरा पूरा साबित ही थे, हमको पूरा वो लेके सबूतों के साथ आपने सबूतों दिखाया। के साथ में गया था, तो मुझे रोक दिया वहाँ जाके। मनसुख भाई तो घर से ही नहीं निकले, उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि आप आओ, पूरी मीडिया को बुलाया, पूरे लोगों को बुलाया, ओपन डिबेट थी। तो उस दिन उनके जो भाजपा के जो हर्ता-कर्ता का जो कौभांड है, वो खुलने वाला था। हमने भ्रष्टाचार की यहाँ से शुरुआत की। मैं अभी अगले 23 तारीख को धरने पर बैठने वाला था, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके। तो उस दिन भी कलेक्टर ने मुझे रोक दिया, एसपी ने मुझे रोका है, आप देख सकते हैं। तो ये भ्रष्टाचार सिर्फ नर्मदा में नहीं हो रहा है, ये भ्रष्टाचार पूरे गुजरात में। पूरे गुजरात में। तो मैं पूरे गुजरात तो पहुँच नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय में 1 हफ्ते में मैं अभी दाहोद जाने वाला हूँ, छोटा-उदेपुर जाने वाला हूँ, यहाँ मांडवी जाने वाला हूँ, सोनगढ़ जाने वाला हूँ, डांग जाने वाला हूँ। जहाँ भी मैं जाऊँगा, मेरे पास पूरा लिस्ट है, किस अधिकारी ने, किस भाजपा के कार्यकर्ता ने, किस एनजीओ ने ट्राइबल का बजट कहाँ से उठाया है, मेरे मेरे पास पूरा लिस्ट है। क्योंकि मैं ऐसे देखे जाए तो मैं अधिकारी में से ही रिज़ाइन करके आया हूँ। मुझे पूरा नॉलेज है कि कौन-सा बजट ये लोग कहाँ उठा रहे हैं। तो आने वाले समय में यही मुहिम हम चलाने वाले हैं। तो बहुत बड़ा, जिन्होंने भी किया है वो लोगों को भी मैं बोलता हूँ आप वीज़ा बना के रखिएगा। आप यहाँ नहीं रह पाओगे। जब आपका हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार बाहर आएगा तो आप को ये कोई यहाँ जीने नहीं देगा। तो ये लोग अभी वीज़ा बनाने में लगे हैं कि कल से क आने वाले समय में ये बना देगा, तो आज वो लोग वीज़ा बना के बाहर भागने की कोशिश फिराक में हैं, जिन्होंने भी किया है। ये है हमारे साथ में चैतल भाई वसावा। अभी इनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलता है ब्रेक के बाद।